जय हिंद दोस्तों, रक्षित खाना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी धनतेरस, धनतेरस की और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका स्वास्थ्य इन त्योहारों पर अच्छा बना रहे ताकि आप अच्छे से सारे त्योहार सेलिब्रेट कर सके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 5 जानकारियां मैं आपको कौन सी देने वाला हूं। दोस्तों जैसा आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए अनुदानों में वृद्धि करी गई। जैसे कि दोस्तों गरीबी अनुदान, जिसे हम बोलते हैं पेनुअरी ग्रांट, या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, या फिर विवाह अनुदान, मैरिज ग्रांट, जो पूर्व सैनिकों को अपनी बेटियों की शादी के लिए मिलता है। अब दोस्तों जितने भी अनुदान हैं उसमें जो वृद्धि करी गई, अब इसका फायदा किन पूर्व सैनिकों को मिलेगा, किन जवानों को मिलेगा, किस रूल के तहत, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों इसी में एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों कुछ नई जानकारी आई है। जी हां दोस्तों, अगर पूर्व सैनिकों ने, जवानों ने 1 नवंबर 2025 से पहले ये बढ़े हुए अनुदान लेने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाली है, तो दोस्तों आपको दोबारा एप्लीकेशन डालनी होगी ताकि ये बढ़े हुए रिवाइज रेट आपको मिल सके 1 नवंबर 2025 के बाद से। तो दोस्तों इसी पर कुछ जानकारी आई है। साथ ही साथ दोस्तों इसी पर एक लेटर भी जारी हुआ है राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से। ये लेटर भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि जितने भी ये अनुदान बढ़ाए गए हैं, इसका बढ़ा हुआ बेनिफिट कैसे मिलेगा। क्या आपको दोबारा एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या फिर जो आपने पहले एप्लीकेशन डाली है उसी से आपके ये अनुदान बढ़ा दिए जाएंगे। तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी है बोनस के बारे में। स्पर्श की तरफ से अभी 3 महीने का डीएडीआर का एरियर नहीं दिया गया, लेकिन कुछ पेंशनर्स को बोनस दिया गया है, वो भी दिवाली से पहले। तो इसी पर एक छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, संचार मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ईसीएचएस के साथ समझौता किया है ताकि पूर्व सैनिकों या फिर जवानों के घर पर दवाइयां पहुंचाई जा सके। तो इसी पर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, न्यूज आई है, जो मैं आपको दूंगा आगे। फिर दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से वित्त विधेयक बिल पास किया गया था पेंशन वैलिडेशन रूल्स का। तो दोस्तों अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया है ताकि उस वित्तीय बिल का 8 सीपीसी पर कोई असर ना पड़े, सभी को 8 सीपीसी का फायदा मिल सके। तो दोस्तों वित्तीय बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ है। इसी पर एक लेटेस्ट जानकारी आई है जो मैं आगे समझाऊंगा आपको। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी करा गया है। जी हां दोस्तों, एक ऑर्डर जारी करा गया है सीडीए की तरफ से, जिसमें बताया गया है एमएससीपी के बारे में। अगर आप एमएससीपी लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली सीडीए से कांटेक्ट नहीं करना, आपको अपने यूनिट और रिकॉर्ड से कांटेक्ट करना है। इसी पर एक जरूरी लेटर जारी हुआ है आप सभी के लिए। क्या है पूरा ऑर्डर, आगे बात करेंगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, वरना आपको जानकारी सही से समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। हो सकता है कि शायद वो भूल गए हों। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं बहुत पहले से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो देखना आगे कंटिन्यू करें। चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां दी जाती हैं, वो भी लेटरों के आधार पे। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारियां दी जाती हैं, एडवांस जानकारियां दी जाती है। चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे आप स्टेट के
राज्य के कोई पेंशनर्स हो या फिर आप सिविलियंस पेंशनर्स हो, हर एक टाइप के पेंशनर्स की जानकारी मिलेगी पेंशन से संबंधित सिर्फ इस चैनल पे। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा अनुदान राशि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए अनुदानों में वृद्धि करी गई, जैसे कि पेनोरी ग्रांट। अब दोस्तों ये पेनोरी ग्रांट किसे दिया जाता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गरीबी अनुदान, किसे दिया जाता है? ये पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए गरीबी अनुदान पेनोरी ग्रांट को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। यह सहायता उन वृद्ध पूर्व सैनिकों को आजीवन दी जाएगी जो पेंशन के पात्र नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जो पेनोरी ग्रांट है ये लाइफ टाइम दिया जाता है। जिन पूर्व सैनिकों को या फिर बुजुर्गों को या फिर विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही और जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है और जिनकी सर्विस 20 साल से कम है, जैसे कि 15 साल से कम या फिर 20 साल से कम, तो दोस्तों उनको यह पेनोरी ग्रांट दिया जाता है। पहले था ये 4,000, अब इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है। यह लाभ 65 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को भी मिलेगा। यह अनुदान उन अधिकारियों और जवानों के लिए है जिन्होंने 20 वर्ष और 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है नाम से ही पता लग रहा है, जिसका नाम है गरीबी अनुदान। जिनकी सर्विस 20 साल से बहुत ही कम है, 15 साल से बहुत ही कम है, जिनकी सर्विस इतनी नहीं है पेंशन लेने के लिए, पेंशन एडमिसिबल सर्विस नहीं है, उनको यह ग्रांट दिया जाता है। विधवाओं को भी मिलता है, अधिकारियों को भी मिलता है, साथ ही साथ जवानों को, सैनिकों को भी दिया जाता है, पूर्व सैनिकों। फिर क्या लिखा है? शिक्षा अनुदान में वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन ग्रांट, जो बच्चों के लिए दिया जाता है उनकी पढ़ाई के लिए। पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों के लिए शैक्षणिक अनुदान को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रति माह विद्यार्थी किया गया है। यह अनुदान 2 तक डिपेंडेंट बच्चों के लिए कक्षा 1 से स्नातक स्तर तक मिलेगा, यानी 1 से लेके ग्रेजुएशन तक, जब तक उनकी पढ़ाई चलती है। साथ ही शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए यह अनुदान 2 वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तक विस्तारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो शहीद सैनिक की विधवाएं हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं, कहां तक? पोस्ट ग्रेजुएशन तक, तो दोस्तों उनके एजुकेशन के लिए यह पैसा दिया जाता है। फिर दोस्तों विवाह अनुदान भी 2 गुना। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं मैरिज ग्रांट, बेटियों की शादी के लिए, इसको भी बढ़ा दिया, 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया। तो दोस्तों जितने भी ये अनुदान बढ़ाए गए हैं, अब इसका फायदा कब से मिलेगा? ये इफेक्टिव कब से है? ये इफेक्टिव है 1 नवंबर 2025 के बाद से। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फिल करेंगे, तो दोस्तों आप याद रखें कि आपको एप्लीकेशन फिल करनी है 1 नवंबर 2025 के बाद से, ताकि ये बढ़ा हुआ बेनिफिट आपको मिल पाए। अब कई पूर्व सैनिक जवान हैं जिन्होंने बहुत पहले ही एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो दोस्तों आपकी एप्लीकेशन आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी, दोबारा भरनी पड़ेगी, ताकि ये बढ़े हुए अनुदान आपको मिल सके। हालांकि दोस्तों अभी तक इस पे DESW डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ऑफिशियली लेटर नहीं आया, लेकिन दोस्तों कुछ अपडेट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि दोबारा एप्लीकेशन फाइल करें, दोबारा एप्लीकेशन को रिवाइज करें, ताकि ये बढ़े हुए पैसे का फायदा आपको मिल पाए। तो इसी पर दोस्तों एक और अपडेट आई है ESM के लिए महत्वपूर्ण सूचना। जो ESM KSB वेबसाइट के माध्यम से CEA के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 1 नवंबर 2025 तक प्रतीक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपने अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो आप अभी मत करिए, 1 नवंबर 2025 के बाद करिए, ताकि ये बढ़े हुए बेनिफिट का फायदा आपको मिल सके। जो ESM KSB वेबसाइट के माध्यम से CEA के लिए यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 1 नवंबर 2025 तक प्रतीक्षा करें, यानी अभी आपको नहीं करना। नई दरें केवल उन आवेदनों पर लागू होंगी जो 1 नवंबर 2025 के बाद जमा किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन 1 नवंबर 2025 के बाद सबमिट करते हैं तब दोस्तों ये बढ़ा हुआ बेनिफिट आपको मिल पाएगा, यही इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक लेटर जारी करा गया है इससे संबंधित, ये लेटर है राज्य सैनिक बोर्ड का। हालांकि दोस्तों ये लेटर एप्लीकेबल है उन पूर्व सैनिकों के लिए जो असम में रहते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है।
दोस्तों इसमें भी यही लिखा है कि जो ये बढ़े हुए बेनिफिट हैं इसका फायदा मिलेगा 1 नवंबर 2025 के बाद से, जब आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे 1 नवंबर 2025 के बाद। साथ ही साथ दोस्तों जो जिला सैनिक बोर्ड है, केएसबी बोर्ड है, उनको भी दोस्तों कहा गया है कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो आप डायरेक्ट उसे वेरीफाई मत करिए, डायरेक्ट उसे अप्रूव मत करिए। इट अप्लाई बाय द एप्लीकेंट, द जिला सैनिक बोर्ड रिजेक्ट द ऑल एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्म टू द एप्लीकेंट टू रीसबमिट अगेन आफ्टर 1 नवंबर 2025। जी दोस्तों इसमें भी यही बताया कि जिन्होंने एप्लीकेशन भर दी है चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट लेने के लिए, अलाउंस लेने के लिए, उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि वो एप्लीकेशन या तो अपने बेस पर आप रिजेक्ट कर दें या फिर दोबारा रीसबमिट करें एप्लीकेशन 1 नवंबर 2025 के बाद, ताकि जो ये बढ़ा हुआ बेनिफिट है ये दिया जा सके। तो दोस्तों यहां पर लेटर जारी करके समझाया है। तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट थी जो मैंने आपको समझाई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है बोनस के बारे में। जी हाँ दोस्तों एक पेंशनर है, ये पेंशनर है पैरामिलिट्री फोर्स के। सर नमस्कार, हैप्पी धनतेरस। आज ही दोस्तों इन्होंने मैसेज किया है मुझे। सर मैं पैरामिलिट्री फोर्स का पेंशनर हूं, 31/12/2024 को पेंशन आया था, मुझे 6,908 रुपए का बोनस क्रेडिट हो गया है कुछ दिन पहले। आप अच्छा गाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी कि दिवाली से पहले बोनस मिल जाएगा पेंशनर के खाते में या फिर कर्मचारियों के खाते में। हालांकि दोस्तों ये पेंशनर्स ये पैरामिलिट्री फोर्स के पेंशनर्स हैं और ये रिटायर हो गए थे 31/12/2024 को, यानी दोस्तों वित्तीय वर्ष 24-25 में इनके 6 महीने पूरे थे। इस वजह से दोस्तों इनको ये बोनस दिया गया 6,908 रुपए का। यानी दोस्तों अगर आप 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 के बीच में आए हैं तब भी दोस्तों आपको बोनस दिया जाएगा, क्योंकि आपकी 6 महीने की सर्विस पूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप 31/3/2025 को सर्विस में थे और 31/3/2025 के बाद भी पेंशन आई है, जैसे कि अप्रैल 2025 में, मई 25 में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तब भी दोस्तों आपको ये बोनस दिया जाएगा। यानी आपके उस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की सर्विस पूरी होनी चाहिए, तब आप इस बोनस के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों बोनस मिलना शुरू हो गया है और दिवाली से पहले बोनस दिया गया है। हालांकि अभी तक स्पर्श की तरफ से डीएडीआर का एरिया नहीं आया, यह बहुत दुखद बात है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों संचार मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से ईसीएचएस के साथ एक समझौता किया है। डाक विभाग ने पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए दवा वितरण सेवा शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, यानी डाक विभाग ने, पोस्ट ऑफिस ने एक सेवा शुरू करी है पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, अब घर बैठे ही आपको दवाइयां मिल पाएंगी, जो दवाइयां आपके पॉलीक्लिनिक में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयां हैं, जो दोस्तों आपको पॉलीक्लिनिक में नहीं मिलेंगी, वो दोस्तों बाहर के माध्यम से आपको दवाइयां प्रोवाइड कराई जाएंगी आपके घर तक। डाक विभाग डीओपीपी ने भूतपूर्व सैनिक विभाग डीएसडब्ल्यू के सहयोग से भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, जिसे हम बोलते हैं ईसीएचएस, के अंतर्गत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों में उपलब्ध ना होने वाली दवाओं के उठाव, बुकिंग, ट्रांसमिशन और डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा के लिए एक समर्पित सेवा शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, यानी डोर स्टेप फैसिलिटी, घर तक आपको दवाइयां उपलब्ध होंगी। इस पहल के तहत ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में स्थित ग्राम स्तरीय उद्यमियों के कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से दवाओं की खरीद और पैकेजिंग की जाएगी, जबकि रसद और वितरण का प्रबंधन भारतीय डाक के विश्वसनीय वितरण नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों भारतीय डाक ने इसकी जिम्मेवारी ली है दवाइयां आपके घर तक पहुंचाने के लिए। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दवाएं ईसीएचएस लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक, सुरक्षित रूप से और देश के सभी कोनों में पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, देश के किसी भी कोने में अगर पूर्व सैनिक रहता है तो घर तक भारतीय डाक आपको दवाइयां उपलब्ध कराएगा, आपके घर तक। इस सेवा का पहला पायलट प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में शुरू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इस पर पहले भी खबर आई थी कि एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो दोस्तों
उसका प्रोजेक्ट यहां पे शुरू किया गया 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में, जहां इसे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और बाद में इसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को शामिल करते हुए एनसीआर क्षेत्र में विस्तारित किया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद, जिसमें 1700 से ज्यादा दवाओं के पैकेट वितरित किए गए थे, देश भर में 458 ईसीएचएस स्थानों की व्यापक मैपिंग पूरी हो गई है और यह सेवा 17 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में उपलब्ध होगी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ये सेवा उपलब्ध हो जाएगी आपके लिए 17 अक्टूबर 2025 से, वो भी पूरे देश में। अब आपको आगे चलकर घर बैठे ही दवाइयां मिल पाएंगी। यह पहल कल्याणकारी परियोजना और जन सेवा के लिए अपने व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जी हां दोस्तों, इससे आपको भी फायदा मिलेगा। कई ऐसी दवाइयां हैं जो पॉलीक्लिनिक में अवेलेबल नहीं है। जो पूर्व सैनिक हैं, जवान हैं, वो इधर से उधर जाते हैं, लेकिन तब भी उनको दवाइयां नहीं मिलती। तो दोस्तों अब ये सारी जिम्मेवारी होगी भारतीय डाक की, दवाइयां आपके घर तक पहुंचाने के लिए। बस दोस्तों जो दवाइयां हैं वो पर्चे में ठीक लिखी हूं। तो दोस्तों एक ये नई जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। इसका लाभ 17 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा पूरे देश में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज जारी हुआ है वित्त विधेयक बिल को लेकर। मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम के राघवेंद्रन, जो सेक्रेटरी हैं, जनरल हैं एनसीसीपीए के और साथ ही साथ कन्वीनर है एफसीपीए के। दोस्तों इनके द्वारा एक जानकारी दी गई है। डियर कॉमरेड्स, द केस अगेंस्ट द वैलिडेशन क्लॉज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 25/3/2025। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है वित्त मंत्रालय की तरफ से पेंशन वैलिडेशन रूल वित्त विधेयक बिल पास किया गया। तो दोस्तों कई पेंशनर्स को, कई पूर्व सैनिकों को लगने लगा कि जो वित्त विधेयक बिल पास किया है इसका असर 8 सीपीसी पे पड़ेगा। तो दोस्तों अभी भी मन से वो डर गया नहीं है, मन से वो डर निकला नहीं है। कई सैनिकों को, पेंशनर्स को, संगठनों को लगता है कि जो वो वित्त विधेयक बिल पास किया गया है उसका मकसद है कि भेदभाव करना 8 सीपीसी में पेंशनर के साथ। तो दोस्तों एक एसोसिएशन है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दोस्तों वित्त विधेयक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है। जी हां दोस्तों, स्टैंड्स फाइल्ड टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द एडवोकेट। वकील के द्वारा वित्त विधेयक बिल को कैंसिल कराने के लिए, रिजेक्ट कराने के लिए, नल एंड वाइड कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। नाउ द रजिस्ट्री विल मार्क द डिफेक्ट एंड ऑब्जेक्शन एंड सेंड द ड्राफ्ट। जी हां दोस्तों अब इस केस को देखा जाएगा, समझा जाएगा वित्त विधेयक बिल में क्या चीजें सम्मिलित हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। सारी जांच पड़ताल की जाएगी, तब दोस्तों ये केस आगे बढ़ेगा। When it clear, this is for your information। जी हाँ दोस्तों, हमारी जानकारी के लिए इन्होंने ये लेटेस्ट जानकारी शेयर करी है कि सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया है वित्त विधेयक बिल के खिलाफ, ताकि 8 सीपीसी में पेंशनर के साथ कोई भेदभाव ना हो। 8 सीपीसी का फायदा सभी को मिल सके आगे चलकर। तो दोस्तों ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वित्त विधेयक बिल पास ही क्यों करा गया, एक ये सबसे बड़ा क्लॉज है, तो इसके अगेंस्ट तो जाना ही पड़ेगा और गए भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से एक लेटर जारी करा गया है और एक ऑर्डर है जिसमें बताया गया है एमएससीपी के लिए। दोस्तों एक पिटिशनर्स थे जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली एमएससीपी लेने के लिए। इनका केस डायरेक्टली पहुंच गया कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। अब सीडीए ने यहां पे बताया, एंड वेयर एज इन रिस्पॉन्स टू द अपील raised for the readdressal of grievance, it is put forth that the authority to grant MACP rest with the unit record office. The petitioner is requested to liaise with the unit record office for grant of MACP। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर को एडवाइस दी जाती है कि आप डायरेक्टली अपने यूनिट रिकॉर्ड से कांटेक्ट करें MACP लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों आपको डायरेक्ट रिक्वेस्ट डालनी है MACP लेने के लिए। जो पेंशनर 2006 के बाद आए हैं, डायरेक्टली आपको यूनिट रिकॉर्ड को कांटेक्ट करना है, रिकॉर्ड को कांटेक्ट करना है, क्योंकि रिकॉर्ड ही आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा MACP लेने के लिए। डायरेक्टली आप सीडीओ को रिक्वेस्ट मत डालिए, सीडीए सबसे पहले काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों सीडीए पीसीडीए सिर्फ आपके पीपीओ ही बनाता है। जब रिकॉर्ड से
रिक्वेस्ट आती है। तो दोस्तों सबसे पहला काम, रिकॉर्ड आपका पार्ट 2 ऑर्डर करेगा। उसके बाद केस जाएगा सीधा पे एंड अकाउंट ऑफिस के पास, वहां से भी ऑडिट होगा। जब वहां से सक्सेसफुली ऑडिट हो जाएगा, जब पीओआर को लगेगा कि हाँ अब एमएससीपी दी जाएगी, तो दोस्तों फिर वो केस दोबारा रिकॉर्ड के पास जाता है। फिर रिकॉर्ड से जाता है फाइनल पीसीडीए सीडीए के पास आपका पीपीओ बनने के लिए एमएससीपी का। तो डायरेक्टली आप सीडीए से कांटेक्ट नहीं कर सकते एमएससीपी लेने के लिए। तो दोस्तों डायरेक्ट इन्होंने यही बता दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइज विद द रिकॉर्ड्स ऑब्लिक यूनिट। आपको रिकॉर्ड यूनिट से ही कांटेक्ट करना है, ना कि डायरेक्ट सीडीए से। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। फिर भी इससे जुड़ी कोई जानकारियां आपको समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी परेशानी भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी लेटेस्ट जो मैंने आपको दी हैं। ऐसी जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।